नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी हमें भेजी है अनिकेत जी ने। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी हमारा देश आजाद होने के पहले की है, तो ये कहानी अब मैं अनिकेत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और किस शहर से सुन रहे हैं वो भी लिखें, जिससे पता चल सके कि हमारी फैमिली कहां तक बढ़ रही है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दरअसल यह कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे दादाजी की है। उन्होंने मुझे यह कहानी तब सुनाई थी जब मैं 8वीं क्लास में था। आज तो मैं BCA की तीसरे साल में हूँ और 2020 में मेरे दादाजी भी चल बसे हैं। उस वक्त उनकी बताई हुई कहानी मुझे आज भी ठीक से याद है। दरअसल मेरे दादाजी की उम्र 100 के करीब थी जब पिछले साल उनका देहांत हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये बात तब की है जब मेरे दादाजी कुछ 10 या 11 साल के थे। एक्चुअली ये वो दिन थे जब हमारे देश के गौरव भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन तीनों को फांसी होने वाली थी। आपको मैं ये बता दूं कि जहां मेरे दादाजी का गांव है, जो कि यूपी मिर्जापुर से 33 किलोमीटर दूर है, वहां उस जमाने में उनके गांव से थोड़ी ही दूर अंग्रेज रहा करते थे, जहां पर आज भी उनका बनाया हुआ एक बड़ा सा भवन है, जो कि आधा स्कूल हॉस्टल में बदल गया है और आधा टूट फूट गया है। वह भवन टूट फूट जाने के पीछे भी एक कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये वह दिन थे जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों की फांसी की खबरें पूरे देश में फैल गई थीं। तो हालात कुछ ऐसे थे कि उस वजह से जगह जगह हड़कंप मच गया था। जगह जगह पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह मचने लगा था। विद्रोह की आग कुछ ऐसे फैली हुई थी कि अंग्रेजों के भवनों को तोड़ा जाने लगा और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ कर मारा जाने लगा। और इसी दौरान हमारे यहाँ गांव में जो अंग्रेजों का भवन था, उसे भी तोड़ दिया गया था। उस वक्त अंग्रेज वहां से पहले ही भाग गए थे। मेरे दादाजी ने आगे बताया कि मेरे परदादा यानी उनके पिताजी उस वक्त एक टीचर थे, तो वह फांसी के कुछ दिन पहले ही लखनऊ चले गए थे। वहां किसी गुरुकुल ने उन्हें बुलाया था, लेकिन विद्रोह की वजह से वह घर नहीं आ पा रहे थे। और उसी वक्त हमारे गांव से काफी सारे लोग अंग्रेजी सेना से विद्रोह के लिए ग्रुप बनाकर जा रहे थे। उस वक्त दादाजी का गांव लगभग वीरान सा हो गया था, क्योंकि वहां बूढ़े, बच्चे और औरतें, इनके सिवाय कोई नहीं बचा था। मेरे दादाजी छोटे थे लेकिन बड़े शैतान थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके पिताजी मतलब मेरे परदादाजी भी घर पर नहीं हैं और स्कूल भी बंद है, तो क्यों ना गांव के आसपास के इलाके में घूम फिर लिया जाए। तो दादाजी अकेले ही घूमते फिरते अनजान जगहों से जा रहे थे। घूमते फिरते वो उसी भवन के पास पहुंच गए जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। बहुत ही बड़ा और शानदार भवन पर आधा टूट चुका था। उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया था और ज्यादातर सामान जला हुआ था। उस वक्त बहुत ही वक्त हो गया था और अंधेरा भी होने वाला था, तो दादाजी फिर घर चले गए। अगले दिन दादाजी ने फिर वही किया। वह पिछले दिन की तरह अकेले ही घर से निकल गए। वह घूमते फिरते वहां चले गए जहां गांव के लोग जाने से डरते थे। दरअसल उनके गांव से थोड़ी ही दूर एक जगह है। उस वक्त वहां एक अंग्रेजी गढ़ था, जहां पर अंग्रेजों के रेस्टोरेंट, पार्क और स्कूल वगैरह थे। साथ ही एक छोटी सी सुरंग जो रेलवे लाइन के पास बनी हुई थी, और उसी के आसपास रेलवे क्वार्टर्स भी थे, जहां पर उस समय अंग्रेज रहा करते थे। दादाजी ने उनके पिताजी से उस जगह के बारे में सुना था। वो बात दादाजी के जन्म के पहले की है, जब वहां कुछ दंगाइयों ने खून की होली खेली थी। जिसने भी उस घटना को दूसरे दिन उस जगह जाकर देखा था, वह बताता था कि वह घटना इतनी भीषण थी कि वहां कोई भी बच नहीं पाया था। रेस्तरां में बाहर, गार्डन में जगह जगह अंग्रेजों के और उनकी औरतों और बच्चों के मरे हुए शरीर पड़े हुए थे। स्कूल में बच्चों की लाशों को भयानक तरीके से एक के ऊपर एक रखकर पहाड़ जैसा एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया था। रेलवे सुरंग के अंदर कई अंग्रेजों को लटकाया गया था। वहां इतना खून खराबा हुआ था कि जगह जगह जमीन पर लाल लाल खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने कुछ भी देखा नहीं था कि वह सब किसने किया था। वह सब अचानक से हो गया था, लेकिन किसी ने उस वक्त अफवाह फैला दी थी कि क्रांतिकारियों ने ही यह सब किया है। पर गांव के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे देश का कोई क्रांतिकारी इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता।
वह कभी किसी बच्चे या किसी औरत को हाथ तक नहीं लगा सकता। जरूर यह काम किसी डकैतों की टोली का था। खैर, वहां जो भी हुआ था, लेकिन वह किसी ने नहीं देखा था कि वहां क्या हुआ था। गांव के लोगों ने तो बस वहां लाशें देखी थी। उस दिन के बाद से वो जगह इतनी मनहूस बन गई थी कि रात तो छोड़ो, दिन में भी कोई वहां से गुजरता नहीं था। मेरे दादाजी को उनके पिताजी ने बताई हुई हर एक बात याद आ रही थी कि कैसे वहां से आज भी किसी के रोने की, चीखने की और बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। उस वक्त दादाजी चुपके से माँ को मंदिर जा रहा हूं ऐसा बोलकर घर से बाहर चले गए थे। तब उनकी माँ ने कहा था कि शाम होने वाली है तो जल्दी घर आ जाना। दादाजी भी ठीक हैं, इतना बोलकर निकल गए। कुछ ही देर में दादाजी उसी जगह खड़े थे। उनके सामने एक स्कूल था, वही स्कूल जिसके बारे में उनके पिताजी ने कभी उन्हें बताया था कि वहां कैसे बच्चों को मारकर एक के ऊपर एक जमा कर दिया था। वो डर रहे थे, लेकिन उनके मन में यह उत्सुकता भी थी कि वह उस अंग्रेज स्कूल को अंदर से देखना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि उस जमाने का स्कूल आखिर कैसा दिखता था। वह डरते हुए उस स्कूल के अंदर चले गए। वहां की एक दीवार पूरी काली थी और उन पर बहुत ही काले धब्बे थे। शायद वह खून के धब्बे थे जो समय के साथ सूखकर इतने काले पड़ गए थे। पर जगह जगह धूल मिट्टी थी, पर कुछ निशान ऐसे थे जिन्हें देख कोई भी बता सकता था ये जमे हुए खून के ही निशान हैं। स्कूल के अंदर सिर्फ कुछ कोनों भर से ही रोशनी आ रही थी। जगह जगह दीवारों से अंदर की तरफ आती पेड़ों की जड़ें दिखाई दे रही थी। वह जगह तो जैसे चमगादड़ों का बसेरा हो चुका था। दादाजी यह सब देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने उनकी ही उम्र का एक बच्चा खड़ा था, बस कुछ ही दूरी पर, जो कि उन्हें देखे जा रहा था। पर जैसे ही दादाजी का ध्यान उसकी ओर गया, वह वहां से अंदर कहीं भाग गया। दादाजी भी उसे रोकने के लिए उसकी ओर थोड़ा आगे दौड़ कर गए तो उन्होंने देखा कि अगले ही पल वह उनकी आंखों के सामने ओझल हो गया। वह देख दादाजी सोच में पड़ गए थे कि यह क्या है। वह अभी तो यही था और वह अपने आसपास उसे ढूंढने लगे। तब दादाजी को ऊपर की मंजिल से बच्चों के गीत गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह गीत अंग्रेजी भाषा में था शायद, इसीलिए वह उसे समझ नहीं पा रहे थे। साथ ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन, बांसुरी और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवाजें भी उन्हें सुनाई देने लगी थी। वह सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। दादाजी उस आवाज को सुनते हुए ऊपर के कमरे के पास चले गए। दादाजी ने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजा चरमराती हुई आवाज करते हुए अपने आप ही खुल गया और उसी वक्त सब एकदम से शांत हो गया। दरवाजा खुलते ही दादाजी ने अंदर देखा तो अंदर बहुत सारे बच्चे थे जो उन्हें घूरे जा रहे थे। दादाजी ने ठीक से देखा, उन सभी बच्चों की आंखें काली थीं और फिर दादाजी ने वो देखा जिसे वो मरते दम तक भुला नहीं पाए थे। वो घूरते हुए बच्चे एक एक कर अपने आप ही कटने लगे थे। किसी की गर्दन तो किसी का चेहरा तो किसी का सर, सब अपने आप ही एक एक कर कटते जा रहे थे और उसी के साथ वो सब जमीन पर गिर रहे थे। धीरे धीरे उस फर्श का रंग अपने आप ही बदलने लगा। वहां धूल मिट्टी की जगह लाल लाल रंग की गाड़ी पर दिखाई देने लगी। वो देख दादाजी सहम चुके थे। कुछ ही देर में अचानक से सब एकदम से शांत हो गया। दादाजी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। वह उम्र ऐसी थी कि मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैं वहां होता तो शायद ही मैं बच पाता। शायद वो सब देख मैं वहीं अपना दम तोड़ देता। पर दादाजी वहीं खड़े थे। वो वहां से भागना तो चाहते थे, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों में जान ही नहीं है। वो वहां से हटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि तभी अचानक उन बच्चों की कटी हुई लाशें एक साथ धड़ाम से खड़ी हो गई और धीरे धीरे वह दादाजी की ओर बढ़ने लगी। बहुत से धड़ों पर तो सर ही नहीं था, पर उनके सर से एक अजीब रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाजें बहुत ही डरावनी थी। दादाजी से वो देखा नहीं गया और वो अपने आप को जोर लगाते हुए और किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। जब वो वहां से नीचे पहुंचे तो देखा कि दरवाजा तो बंद था और वो इतना जाम हो चुका था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब दादाजी ने देखा कि उन बच्चों के शरीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। कुछ लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए सीधे नीचे आ रहे थे। वो धड़ाम धड़ाम की आवाज से उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। दादाजी ने देखा कि पास में ही एक टूटी फूटी खिड़की थी, तो दादाजी बिना कुछ सोचे वहां से बाहर कूद गए। उनके पैरों में और शरीर पर
जगह जगह कांच के बारीक बारीक टुकड़े घुस चुके थे। वो डरे हुए भी थे और डर से करा भी रहे थे। वो उस वक्त इतना डरे हुए थे कि वो बस किसी तरह उस जगह से दूर जाना चाहते थे। वो ये तक नहीं देख रहे थे कि वो किस दिशा में, किस जगह की ओर जा रहे हैं। वो बस गिरते लड़खड़ाते हुए भागे जा रहे थे। भागते भागते वो एक घर में घुस गए और जाकर एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गए। उन्हें तब पता नहीं चला कि वह मकान, वह जगह वही रेलवे क्वार्टर था जहां अंग्रेजों को जलाकर मार दिया गया था। दादाजी वहां थरथराते हुए, कांपते हुए बस बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक अजीब सी सांसों की आवाज सुनी जो वहीं कहीं से किसी अंधेरे कोने से आ रही थी। तब उन्हें महसूस हुआ कि वहीं एक कोने में कुछ तो है जो उन्हें देखे जा रहा है। हालांकि उस वक्त दादाजी की हालत इतनी खराब थी कि वह किसी चीज की ओर देखना नहीं चाहते थे, पर न जाने क्यों उनका ध्यान बार बार उसी कोने की ओर जा रहा था। वहां से कोई चीज हल्के हल्के कदमों के साथ उनकी ओर ही बढ़ते हुए आ रही थी। जब वो थोड़ी रोशनी में आ गई तो उन्होंने देखा कि वो तो किसी अंग्रेजी औरत की आत्मा थी। वो किसी अजलय शरीर की तरह दिखाई दे रही थी, आधे जली हुई, आधी सड़ी हुई। वो देख दादाजी वहीं जम गए। वो आत्मा अपनी काली आंखों से दादाजी को देखे जा रही थी। दादाजी वहां से भाग निकल पड़े और अपने घर की ओर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। वो भागते दौड़ते एक टनल के पास पहुंच गए, उसी टनल के पास जहां पर अंग्रेजों को जिंदा लटकाया गया था। उस टनल के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा एक भयानक रूम उड़ते हुए और अजीब सी आवाज करते हुए उनकी ओर ही आ रही थी। और तब शायद उनमें कुछ भी देखने की और सहने की जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार सामने का नजारा देख दादाजी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ 5 दिन बाद दादाजी को होश आया तो उन्होंने देखा कि गांव के कुछ पंडित उनके आसपास बैठे हुए थे। दरअसल दादाजी को कुछ व्यापारियों ने बेहोशी की हालत में पाया था और फिर उन्होंने दादाजी को उठाकर लोगों से उनके घर का पता पूछते हुए उनके घर तक छोड़ दिया था। जब दादाजी को होश आया तो उनकी मां ने बताया कि दादाजी जब मिले थे वो किसी अलग ही भाषा में और अलग अलग आवाजों में बात कर रहे थे। शायद वह अंग्रेजी भाषा थी और जब भी वह बात करते थे उनकी आंखें भी हरदम लाल लाल होती थी। वह कभी किसी बच्ची की तरह बात करते तो कभी किसी औरत की तरह, तो कभी किसी बुजुर्ग इंसान की तरह। तब उनकी मां ने गांव के कुछ पंडितों को घर बुला लिया और दादाजी को दिखाया तो पता चला कि दादाजी पर बहुत सारी आत्माओं ने एक साथ कब्जा कर लिया था और वो उन पर हावी हो चुकी थी। लगातार 4 दिन तक झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने के बाद उनके शरीर से वो आत्माएं बाहर निकल गईं और वो अपने पूरे होश में आ गए थे। पर दादाजी ने जो भी देखा था और जो भी महसूस किया था वो उसे ताउम्र भूल नहीं पाए थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई डरावनी कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो लिख भेजिए हमारी मेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।